हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर वॉर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहिएगा और आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इन स्लाइड्स में होगी वो जरूर याद रहेगी। हम डिस्कस ही वैसे करने वाले हैं, चाहे वो आपके एंग्लो मैसूर हो, एंग्लो फ्रेंच वॉर, अफगानिस्तान, बर्मा, सारे वॉर्स हम इसमें कवर करेंगे। ये है हमारे हिस्ट्रोपीडिया का क्यूआर कोड। ये आपको टेलीग्राम चैनल तक ले जाएगा और वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो आज के हो या पिछले सेशंस के हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर थ्रू बैटल्स एंड वॉर। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारी वॉर्स जो ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी फॉट की गई थी, प्लस हम उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस करेंगे कि वो आपको जरूर याद रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस सेशन में। सबसे पहले बात होगी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बताऊंगी, एक स्टोरी की तरह बताऊंगी ताकि वो आपको याद रहे। बाकी आप ये पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मोस्टली क्या हुआ, इंग्लिश और फ्रेंच तो थे वो इंडिया में एज ट्रेडिंग कंपनीज आए, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में, चाहे वो निजाम की थी चाहे वो बाकी राजा थे, उसके बीच में फंसने लगे क्योंकि उनको अपनी पावर बढ़ानी थी। पावर से ही उनका ट्रेड भी बड़ा रहता, क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरी कंपनी से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले, और वो तब हो सकता था जब वो दूसरी कंपनीज को एलिमिनेट करें। तो इससे वो खिंचते चले गए जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो इंग्लैंड और फ्रांस थे वो दोनों वॉर, जैसे ऑस्ट्रेलियन वॉर्स हो गई या 7 ईयर वॉर, इनमें अपोजिट साइड पे थे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में भी वो राइवलरी खिंचती चली गई। हम अगर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो ये लड़ी गई थी 1746 से 1748 तक। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ी गई थी 1746 से 48 तक। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको डेट्स तो याद रखनी ही रखनी कि कौन सी वॉर कब लड़ी गई थी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 48 तक याद रखना। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो कुछ भी नहीं था, जो यूरोप में थी वहां एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू हो गए थे। क्यों? एज एन ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था वहां पर, जो 1714 में शुरू हुआ था कि सक्सेसर कौन बनेगा ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लिश नेवी ने क्या किया, बर्नेट के अंडर कुछ ऑफेंसिव स्टेप्स लिए और जो फ्रेंच शिप्स थी उनको सीज कर लिया। अब ड्यूप्लेक्स को तो रिटेलिएट करना ही था। उसने मॉरिशस के गवर्नर, जिसका नाम था लॉर्ड बॉर्डनर्स, उनको बोला कि आप आके हमारी मदद करो। इस बैटल में क्या हुआ, जो इंग्लिश फ्लीट थी वो डिफीट हो गई और मद्रास जो है वो फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो फ्रेंच को है वो अपर हैंड मिल गया क्योंकि उनके पास मद्रास आ गया जो इंग्लिश का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बैटल है उसे बैटल ऑफ सेंट थोम बोलते हैं। ठीक है, ये लड़ी गई थी फ्रेंच और इंडियन फोर्सेस ऑफ अनवर्दीन। ये फ्रेंच और इंडियन फोर्सेस के बीच में लड़ी गई थी अंदर अनवर्दीन, जो कौन था, नवाब ऑफ कर्नाटक था 1744 से 49 तक। ओके, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर केम टू एन एंड विद द टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ यूरोप। जो पहली कर्नाटिक वॉर है, जैसे यूरोप में ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की हॉस्टिलिटीज कम होने लगी, तो यहाँ पे भी उसका एंड हो गया। और इसमें कौन सी ट्रीटी थी, एक्स ला चैपल, जो साइन हुई थी 1748 में, क्योंकि 46 से 48 तक वॉर लड़ी गई थी। 48 में जब ये एंड हुई तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई, एनेक्स ला चैपल। ओके, और इसमें क्या हुआ, जो मद्रास था वो इंग्लिश को वापस मिल गया, यानी फ्रेंच ने इंग्लिश को वापस कर दिया मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, कि डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, 46 से 48 तक। बार्नेट ने क्या किया, फ्रेंडशिप्स को सीज किया, और ड्यूप्लेक्स जो गवर्नर था उस टाइम फ्रेंच का, उसने मॉरिशस के गवर्नर से हेल्प मांगी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, मद्रास, इन्होंने इंग्लिश को डिफीट किया और मद्रास जो है उसे कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ सेंट थॉम कहाँ पे, किस वार का इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का, और इसका एंड कब होता है, ट्रीटी ऑफ एनेक्स ला चैपल से। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, जो लड़ी गई थी 1749 से 54 तक। पहली वॉर कब लड़ी गई थी, 46 से 48 तक, 1746 से 48 तक, और ये लड़ी गई है 49 से 54 तक। हम बात करेंगे अलायंस की। हमारे पास है दो अलायंस, वो जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। और दो सिटीज की भी हम बात करेंगे, हैदराबाद और कर्नाटक। दोनों ने अलग अलग सिटीज में अपने अपने जो उनके सपोर्टर्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम हैदराबाद में बात करें तो फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे किसको, मुजफ्फर जंग को। वो कौन था, ग्रैंडसन था निजाम का।
और हैदराबाद में अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग को, जो कि बेटा था निजाम का। कर्नाटक की बात करें तो चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, और अगर यहाँ ब्रिटिशर्स की बात करें तो यहाँ मोहम्मद अली जो बेटा था किसका, नवाब का, उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को, और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग और मोहम्मद अली को। फिर क्या होता है, पहले तो जो फ्रेंच थे उन्होंने अपर हैंड ले लिया। उन्होंने उनके दोनों ही जगह, चाहे हैदराबाद हो चाहे कर्नाटक में हो, उन दोनों की जो सपोर्टर्स है, चाहे वो मुजफ्फर जंग था चाहे वो चंदा साहिब था, उन्हीं दोनों को गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, कौन सी, सीज ऑफ आर्कुट। कौन सी होती है, सीज ऑफ आर्कुट। इसमें क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे इनका नेम बाहर आता है रॉबर्ट क्लाइव का, और इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के द्वारा इंग्लिश को जिताया और फ्रेंच को हराया। ठीक है, और चंदा साहिब को मार डाला। इसके बाद उनको एग्जीक्यूशन करवा दिया गया और मोहम्मद अली बने कर्नाटक के नवाब। ठीक है, यानी कौन जीता यहाँ पे, इंग्लिश जीत रहा और फ्रेंच हार रहे हैं। अब क्या हुआ, फ्रेंच ने हारने के बाद जो ड्यूप्लेक्स था उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया। उन्होंने बोला कि शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे जो प्रॉफिट है उसके लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने ड्यूप्लेक्स को सेकेंड कर्नाटक वॉर के बाद वापस बुला लिया। और हुई क्या, 1754 की ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो फ्रेंच बैटल किससे एंड हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। ठीक है, इस ट्रीटी में तो ये था कि नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, जहां फ्रेंच इंग्लिश को इंटरफेयर करेगा ना, इंग्लिश फ्रेंच को, ना ही लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन अब ब्रिटिशर जो था वो ऑलरेडी एक पावर की तरह एस्टैब्लिश हो चुका था। अब करते हैं हम थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात, जो लड़ी गई थी 1758 से 63 तक। पहली वॉर कब लड़ी गई थी, 1746 से 48 तक। दूसरी लड़ी गई थी 49 से 54 तक। अब तीसरी की बात करते हैं, ये लड़ी गई है 58 से 63 तक। तो ये हुई क्यों कर्नाटक वॉर, ये हुई 7 ईयर वॉर की वजह से, जो यूरोप में लड़ा गया था। और इसमें भी जो यूरोपियन में जो फ्रेंच थे और जो इंग्लिश थे वो अपोजिट थे, तो ये इंडिया में इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ। अब हम की इवेंट्स की बात करते हैं जो इंडिया में हुई। पहले हम बात करते हैं कैप्चर ऑफ फ्रेंच आउटपोस्ट। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लेसी हुई, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो सेटलमेंट्स थी फ्रेंच की जो चंद्रनगर बंगाल में थी उसे कैप्चर कर लिया, और इससे फ्रेंच को काफी नुकसान हुआ। और फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने मद्रास को सीज करने की कोशिश की काउंट डी लैरी के अंडर। और फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उन्होंने मद्रास की कुछ सिटीज को कैप्चर कर लिया, लेकिन वो ये करने में असफल रहे, और एंड में उनको अपनी सेटलमेंट जो उन्होंने ली थी, जो उन्होंने फोर्ट्स को भी कैप्चर किया था, उसे भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर की वजह 7 ईयर वॉर 58 से 63 तक लड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ वेंडिगोश और फिर फॉल ऑफ पौंडीचेरी की बात करते हैं। अगर हम बात करें बैटल ऑफ वेंडिगोश की, तो वो 1716 में लड़ी गई थी। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे सर आयरकूट और फ्रेंच की तरफ से थे कौन, काउंट डी लैरी। इसमें क्या हुआ, इसमें सर आयरकूट यानी कि ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई। और इसके बाद क्या हुआ, पौंडीचेरी 1761 में ये हार गए। जो पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट और हेडक्वार्टर था, और फ्रेंच इस वॉर में भी हार गई। और ये खत्म होती है हमारी ट्रीटी ऑफ पेरिस से, जो 1763 में लड़ी गई थी। ठीक है, पहली ट्रीटी कौन सी थी, एक्सला चैपल। दूसरी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और तीसरी है हमारी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। ओके, ये हमारी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी खत्म हुई। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है एंग्लो मैसूर वॉर एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। तो एंग्लो मैसूर वॉर क्या थे, ये 4 बैटल्स थी जो लड़ी गई थी किस किस के बीच में, मैसूर के किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। मैसूर जो थे उसकी तरफ से लड़े थे हैदर अली और उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ से थे ब्रिटिशर्स। ओके, हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, जो लड़ी गई थी कब, 1767 से 1769 तक। और इसके बाद ट्रीटी कौन सी होने वाली है इसमें, मद्रास। अगर आपको पहले ही पता है ट्रीटी कौन सी होने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस क्या क्या वजह हुई, लड़ाई क्यों लड़ी गई, और आखिर तक हम ट्रीटी ऑफ मद्रास में कैसे पहुंचे। ठीक है, कब हुई थी ये, 1769 में। वॉर कब लड़ी गई थी, 1767 से 69 तक। अब हम बात करते हैं क्या वजह रही वॉर की।
ठीक है। क्यों एंग्लो मैसूर वॉर हुई पहले? रीजन था नॉर्दर्न सरकार, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो नॉर्दर्न सरकार पे अपना कब्जा कर ले। ये कोस्टल रीजन्स थे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास के कोस्टल रीजन्स है जिन्हें ये बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अलायंस बनाए किस किस के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ जो हैदर अली, अगेंस्ट हैदर अली, और मराठास को भी इन्होंने अपने साथ कर दिया, क्योंकि हॉस्टिलिटी तो थी ही हैदर अली और मराठास के बीच में। अब क्या क्या रहा, अब वो है निजाम, ब्रिटिशर्स और मराठास आपके एक साइड, और दूसरे साइड मैसूर के राजा जो थे हैदर अली। ठीक है, कोर्स कह रहा कैसे वॉर हुई, कैसे वॉर बीच में हुई, कैसे वॉर खत्म हुई। हैदर अली जो थे वो बहुत ही डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मराठास को पैसे देकर और निजाम को बोला कि जो जो भी हमारे पास बूटी आएगी, जो लूट आएगी, हम वो शेयर कर लेंगे। ओके, तो शेयर टेरिटरी का बहाना देके उन्होंने इनको अपने साथ कर लिया और ब्रिटिशर्स को अकेला कर दिया, और फिर लड़ा इन्होंने आरकुट से। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स और ये जो है एंड तक लड़ते गए, कोई फैसला नहीं हुआ, और एंड में इन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि एक पीस ट्रीटी करने के लिए। और वो ट्रीटी कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो हुई थी 1769 में। ओके, और ये एक म्यूचुअल ट्रीटी थी। इसमें आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने वापस की, आधी मैसूर ने वापस की, और ये एक पीसफुल काइंड ऑफ म्यूचुअल काइंड ऑफ ट्रीटी थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी तक जो वॉर जीत रहे थे वो अपने डिप्लोमेटिक स्किल से जीत रहे थे, ज्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन यहाँ पे उन्हें समझ आया कि नहीं, ये वॉर ऐसे नहीं जीती जा सकती मैसूर के साथ, ये ह्यूमिलेटिंग थी ब्रिटिशर्स के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड मैसूर वॉर की, जो लड़ी गई थी 1718 से 1784 तक। पहली कब लड़ी गई थी, 1767 से 1769 तक। और कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। ट्रीटी कौन सी हो रही है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि इस वॉर के एंड होने पे हो रही है 1784 में। अब हम बात करते हैं क्या रीजन रहे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के। अब ब्रिटिशर्स तो थे ही, वो पहले तो हरा नहीं पाए हैदर अली को, अब उन्हें मैसूर तो अपने कब्जे में लाना ही था। तो क्या था, जो ब्रिटिशर जो पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी उन्होंने उसको ऑनर नहीं किया, और जब मराठास ने मैसूर को अटैक किया 1771 में, तो उन्होंने उसका हैदर अली का साथ नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने, और इसको और बढ़ाया उन्होंने टेंशन को। ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके कौन सा पोर्ट, फ्रेंच पोर्ट ऑफ माहे, जो किसके अंडर था, हैदर अली की टेरिटरी में था। इससे क्या हो गया, इससे जो उनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई टोटली। अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो हैदर अली ने क्या किया, एक एंटी ब्रिटिश अलायंस को फॉर्म किया। किस को साथ मिला के, एंटी ब्रिटिश अलायंस में कौन था, एक हैदर अली खुद था, एक निजाम और मराठा, इन तीनों को किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया। ठीक है, और इन्वेड किया कर्नाटक को और आरकुट को। पहले तो उन्हें विक्ट्रीज मिली, लेकिन ये वॉर खिंचती ही चली गई, और ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें भी चाल चलनी थी कोई ना कोई। उन्होंने जो एंटी ब्रिटिश अलायंस था उसको ही तोड़ दिया। जो हैदर अली ने निजाम और मराठा को अपने साथ जोड़ा था, उन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कर दिया, उन्होंने उसको उनसे तोड़ दिया, तो अलायंस टूट गई। और यही वॉर चलती रही जब तक हैदर अली की डेथ नहीं हो गई, कब, 1872 में। 1872 में हैदर अली की डेथ हो गई, 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, यानी कि वॉर के बीच में। और इसके बाद लीडर बने कौन, टीपू सुल्तान, जो कि बेटे थे हैदर अली के। आखिरकार ये वॉर खत्म होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, जो 1784 में हुआ था। ये जो वॉर है इसका कोई खास रिजल्ट तो नहीं रहा, और दोनों ने जो भी टेरिटरी जीती थी एक दूसरे से वो वापस कर दी। इस बैटल में खास क्या रहा, टीपू सुल्तान जो थे वो एक लीडर की तरह उभरे, और ये भी बोला गया कि ब्रिटिशर जो थे वो इनविंसिबल नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं है कि वो हराए नहीं जा सकते हैं, हमें बस कैपेबल लीडर्स की जरूरत है और मिलिट्री कैपेबिलिटीज की जरूरत है उन्हें हराने के लिए। तो यहां तक हुए हमारे दो मैसूर वॉर। पहली वॉर जो लड़ी गई थी कब, 67 से 69 तक, और दूसरी 1780 से 1784 में। पहली ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरी ट्रीटी है हमारी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ओके, अब हम चलेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर की तरफ, जो हुई थी 1790 से 1792 तक। पहली कब हुई थी, 1767 से 69, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड हुई है हमारी 1780 से 84, और तीसरी हुई है हमारी 1719 से 1792 में। इसमें कौन सी ट्रीटी होने वाली है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम,
यानी कि 1792 में जो हुई है इस वॉर के एंड होने के बाद। तो हम शुरू करते हैं कॉजेज से। अगर हम कॉजेज की बात करें, जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान जो है उन्होंने फ्रेंच का थोड़ा सपोर्ट लिया और उन्होंने ब्रिटिश बैक जो उनकी स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर था उस पर अटैक कर दिया। यानी कि ट्रेवनकोर को ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। कब? 1789 में। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी पूछ लेते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन थे आपके गवर्नर जनरल। और कॉर्नवालिस ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि अब हम मैसूर को हराएंगे। अगर हम कोर्स की बात करें कि क्या रहा है कोर्स, पूरी वॉर कैसे लड़ी गई है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आप देखोगे हर वॉर जितनी भी लड़ी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें अलायंस सिस्टम रहा है, क्योंकि अकेले एक दूसरे को हरा पाना मुश्किल था। चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो कोई भी हो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलायंस बनाया, किसके साथ? मराठा और निजाम के साथ, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि अब हम हराएंगे टीपू सुल्तान को। उन्होंने बैंगलोर को कैप्चर कर लिया और फिर चले वो मैसूर की कैपिटल जो थी श्रीरंगपट्टनम पर हमला करने। इससे क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गए और उन्होंने पीस ट्रीटी साइन हुई, जो हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये ट्रीटी बहुत ही मेजर ब्लो था टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ जो किंगडम था टीपू सुल्तान को, जो मैसूर का था, वो उन्हें देना पड़ा अलाइज को, और दूसरा बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा, और उनके दो बेटों को भी हॉस्टेज ले लिया। किसने? इंग्लिश ने, जब तक वो पूरा पैसा ना दे दे। इसने मैसूर को बहुत ज्यादा वीक कर दिया और ब्रिटिशर्स को पावरफुल कर दिया। और ट्रीटी कौन सी साइन हुई हमारी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो 98 से 99 में लड़ी गई थी, और इसमें गवर्नर जनरल है हमारे वेस्ली। ओके, जो हमारी थर्ड थी उसमें कॉर्नवालिस थे, फोर्थ में वेस्ली। ठीक है, कॉजेस की बात करें तो टीपू सुल्तान नहीं माने ब्रिटिश डोमिनेंस का, वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स के अंदर डोमिनेट रहना, और उन्होंने फ्रेंच के साथ एक अलायंस बना ली थी। ठीक है, और इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? वेस्ली। टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया ब्रिटिश की डोमिनेंस। अब क्या हुआ, कोर्स क्या हुआ, वॉर किस तरीके से लड़ी गई, शुरू हुई और अंत कैसे हुआ। ब्रिटिशर्स ने अपना अलायंस जो था ही उनका मराठा और निजाम्स के साथ, उससे उसका साथ मिला के उन्होंने अटैक किया मैसूर पे हर तरफ से, और मैसूर इस वॉर में हार गई 1799 में, और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई इसमें। अगर हम आउटकम की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैक्सिमम जो मैसूर का किंगडम था वो तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और जो बचा हुआ किंगडम था जो पुरानी वुडेंगर डायनासिटी थी, उन्होंने उसका ही एक राजा जो है वो गद्दी पे बिठा दिया अंडर देयर कंडीशंस। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो किंगडम ऑफ मैसूर थी वो एक आखिरी इफेक्टिव अगेंस्ट था उनके ब्रिटिशर्स के, जो साउथ इंडिया में था, लेकिन उसे भी उन्होंने हरा के ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही कर दिया अपोजिशन हर जगह से, और ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी को बनाया साउथ इंडिया में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। अगर हम एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करें तो ये लड़ी गई थी इंग्लिश और मराठास के बीच में, कब से कब तक? 1775 से 1818 तक। ओके, जो मराठास थे उसमें बहुत सारे रीजनल पावर्स भी थे। जैसे अगर हम बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में थे गायकवाड़, पुणे में पेशवा, पी से आप पेशवा भी याद कर सकते हैं, पी में पुणे, नागपुर में भोसले, ठीक है, होलकर इंदौर में थे होलकर, और सिंधिया थे ग्वालियर के। ये भी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि गायकवाड़ कहाँ के थे, पेशवा पुणे के थे, भोसले नागपुर के, होलकर इंदौर और सिंधिया ग्वालियर, ये भी याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहली एंग्लो मराठा वॉर की, जो लड़ी गई थी 1775 से लेकर 1782 तक। अगर हम कॉजेस की बात करें तो रीजन ये रहा कि इंटरनल राइवलरी, जब पेशवा की डेथ हो गई 1772 में, जो कि माधव राव थे, उसके बाद जो थे ब्रिटिशर्स उन्होंने सपोर्ट किया रघुनाथ राव को, उन्होंने बोला नेक्स्ट पेशवा ये बनेंगे, लेकिन ये सबको मंजूर नहीं था। इसीलिए मराठा आर्मी जो थी, जो अंडर थी किसके? महादजी सिंधिया के, उन्होंने बैटल ऑफ वडगांव में 1779 में इसे डिफीट किया और बोला कि ये चीज नहीं चलेगी। लेकिन ये जो ट्रीटी साइन हुई वडगांव की, इसको नहीं माना गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने और सेना को भेजा कि हम और लड़ेंगे इनसे, लेकिन हम ये चीज नहीं मानेंगे। फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ सेलेबाई 1782 में।
ये कि इसका क्या रहा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा कि इन्होंने बोला कि सेलेसिट और बरोच जो है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, लेकिन माधव राव को हम पेशवा मानेंगे। हम रघुनाथ से सपोर्ट वापस ले लेते हैं और हम सपोर्ट करेंगे माधव राव को, लेकिन सेलेसिट और बसेन जो है वो हमें चाहिए, सेलेसिट और बरोच। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रघुनाथ के लिए सपोर्ट छोड़ दिया और सारी कॉन्कर्ड टेरिटरी जो 1776 तक थी वो वापस कर दी। किसको, मराठास को। इससे क्या हुआ, एक स्टेटस को मेंटेन हुआ। और जो हम लोग दूसरी वहां से वॉर्स देख रहे हैं, कौन सी, जो मैसूर में हैदर अली के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो 92 तक 90 तक चल रही है, 99 तक चल रही है, तो उनको तो चाहिए था मराठास का साथ। तो उन्होंने क्या किया, एक पीस ट्रीटी साइन की और ऐसे खत्म हुई हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो लड़ी गई थी 1775 से 1782 तक। और क्या रही इस ट्रीटी का अंत, वो था ट्रीटी ऑफ सलाबाई, जो 1782 में हुई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर लड़ेगी 1803 से लेकर 1805 तक। और क्या रही इसमें ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बसेन। पहले थी ट्रीटी ऑफ सेलाबाई 1775 से 1782 तक, फिर हमारे पास रही 1803 से 1805। बहुत साल तक नहीं लड़ी गई एंग्लो मराठा वॉर। कब तक नहीं लड़ी गई, ये भी षड्यंत्र ही था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले मैसूर को हराया, और जब मैसूर वीक हुआ फिर वो लड़ने आए मराठाओं से। तो कॉज की बात करें अगर हम, मराठा जो थे, जो नाना फडणवीस थे, 1800 तक तो उन्होंने सब संभाल लिया। तब तक जो मराठास थे वो आपस में नहीं लड़े, जितनी भी उनके सब फ्रैक्शन थे उसमें वो नहीं लड़े। फिर क्या हुआ, यशवंतराव होलकर जो थे, जो होलकर के थे, और जो पेशवा बाजीराव थे, जो पेशवा थे, उन लोग के आपस में नहीं बनती थी, और यशवंतराव होलकर ने अटैक कर दिया पेशवा बाजीराव पे। अब उन्हें लगा अपनी गद्दी को बचाने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, और वो चले गए ब्रिटिशर्स के बाद, और साइन होती है यहाँ ट्रीटी ऑफ बसेन। ट्रीटी ऑफ बसेन एक ऐसी थी जिसने पेशवा की पावर ऑलमोस्ट ही खत्म कर दी और उसे एक पपेट बना दिया। ये हो रहा है हमारे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। ओके, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थी उसने बोला कि मराठाओं के टेरिटरी में रहेगी, मतलब उन्होंने अपनी आर्मी को, कुछ ट्रूप्स को, कुछ लोगों को मराठा टेरिटरी में डाल दिया। लेकिन बाकी मराठा चीफ जैसे सिंधिया, भोसले, उनको ये सब पसंद नहीं आया कि जो मराठा है वो पपेट बन जाए ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो फिर क्या हुआ, अब हुई वॉर। वॉर किस किस के बीच में लड़ी गई, आर्थर वेस्ली जो कि कमांडर थे ब्रिटिशर्स के, और किसके बीच में, सिंधिया और भोसले, इन दोनों के बीच में लड़ी गई वॉर्स। ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे आर्थर वेस्ली। बहुत सारी विक्ट्रीज हुई, जैसे कि आसिया, आरगांव, लसवारी, ये वॉर्स में काफी सारी विक्ट्रीज हुई और एंड में इंग्लिश जीत गई। अब मराठा चीफ्स को भी इसके बाद बहुत सारी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिससे टेरिटरी सेशन, बहुत सारी अपनी जो टेरिटरी है वो उनको ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी, और ब्रिटिशर्स जो है उनका कंट्रोल और ही बढ़ गया सेंट्रल इंडिया पे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, जो कि है हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1817 से 1818 तक। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी उसका रीजन क्या रहा। अब जो बसेन की ट्रीटी हुई अंडर ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, ये पसंद नहीं थी ब्रिटिशर्स को भी, ये कम लग रहा था, क्योंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग चाहते थे कि मैं सब पे ही कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स कैंपेन टू सप्रेस पिंडारी रेडर्स। पिंडारी एक टाइप के रेडर्स थे जो वॉर पे जाते थे मराठाओं के लिए, और वहां से वो कैप्चर करते थे, लूट पाट करते थे, और वो शेयर ब्रिटिश मराठास में भी हुआ करता था। अब क्या था, इन्होंने ये बहाना लिया ब्रिटिशर्स ने कि ये वाले जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं मराठास। ठीक है, और ये ट्रिगर किया वॉर को। अब वॉर कैसे हुई, पेशवा बाजीराव सेकंड ने आखिरी दाव खेला, किस किस के साथ मिलके, भोसले और होलकर के साथ मिलके। उन्होंने बोला लास्ट ट्राई करते हैं मराठा को इंडिपेंडेंट करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत सारी जगह मराठा हार गए, जैसे कि खिरकी, सीता बुल्दी, मंदीपुर, इन्होंने लड़ा लेकिन ये हार गए। और रिजल्ट ये रहा कि मराठा कॉन्फेडरेसी को ही डिसॉल्व कर दिया गया, पेशवाशिप खत्म कर दी गई, और बाजीराव टू को पेंशन दे दिया गया और उनको बाहर भेज दिया, एग्जाइल कर दिया गया। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने सारे पेशवा की जो टेरिटरीज थी उन्हें अपने अंडर ले लिया, और एक नई स्टेट सतारा का क्रिएशन किया, और एक डिसेंडेंट जो थे शिवाजी के, उनको उस गद्दी पे बैठा दिया। जो एंग्लो नेपली वॉर, नेपाल वॉर थी, वो लड़ी गई थी 1814 से लेकर 1816 तक, और इस वॉर को गोरखा वॉर भी कहते हैं। 1814 से 1816 तक लड़ी गई थी, और इसमें ट्रीटी जो आई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सुगौली। गोरखा वॉर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कॉज क्या रहे। सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट।
बॉर्डर डिस्प्यूट था ब्रिटिश इंडिया में और नेपाल में तेराई रीजन को लेकर, जो बिहार वगैरह में रीजन में एरिया है जो टच करता है नेपाल को भी और इंडिया को भी, उसको तेराई रीजन बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल रहे ट्रेड रूट्स पे, तिब्बत और चाइना तक जो ट्रेड जाता था उस तक कंट्रोल रहे, लेकिन नेपाल में वो ब्लॉकेज होता था क्योंकि उनके पास उस रोड का कंट्रोल नहीं था। और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज तो थी ब्रिटिशर्स की, वो चाहते थे कि वो एक्सपैंड करे एरिया। ठीक है, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट भी थे तेराई रीजन में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे ब्रिटिशर्स को क्योंकि उनको डायरेक्ट रूट चाहिए था तिब्बत और चाइना के लिए, और वो अपना एरिया तो बढ़ाना ही चाहते थे। अब हम बात करते हैं क्या रहा कोर्स ऑफ वॉर। इनिशियली तो नेपालियों को सक्सेस मिली क्योंकि वो माउंटेन वॉरफेयर में स्किल्ड थे, गोरखास जो थे, और ब्रिटिशर्स उनको हरा नहीं पाए। लेकिन फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने, लाई सुपीरियर नंबर, ज्यादा लोग मंगवाए और उन्होंने ज्यादा हथियार भी मंगवाए जो आखिरकार वो उनपे भारी पड़ गए। और किसके अंडर, जनरल डेविड ऑक्टिलोनी के अंडर उन्होंने हरा दिया नेपालीज को। और जो मोस्ट डिसाइसिव बैटल थी वो थी मकवानपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल रही एंग्लो नेपलीज वॉर में। अब इसके बाद क्या हुआ, अब बहुत सारा प्रेशर आने लगा नेपाल पे क्योंकि ब्रिटिशर्स हैवी आर्टिलरी का भी यूज कर रहे थे, उनका नंबर भी ज्यादा था, तो आखिरकार पीस ट्रीटी करनी ही पड़ी। फिर आती है हमारे पास पीस ट्रीटी जो थी ट्रीटी ऑफ सगोली, और इसके क्या क्या हमारे पास डिफरेंट हमारे पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल सेशन की। नेपाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जो सिक्किम का था, जो कुमाऊं का था और जो आपका गढ़वाल का था, वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। एक परमानेंट रेजिडेंस रख दिया ब्रिटिशर्स ने, कहाँ पे, नेपाल में। और गुरखा रिक्रूटमेंट, उन्होंने देखा कि ये इतने अच्छे हैं वॉरफेयर में, तो उन्होंने इनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश आर्मी में। आज भी उनकी रिक्रूटमेंट होती है हर साल गोरखाली सोल्जर्स की ब्रिटिश आर्मी में। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सगोली के पॉइंट्स, यानी कि सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल को ब्रिटिशर्स को दे दिया, एक परमानेंट रेजिडेंस को रखा गया काठमांडू में, उनकी कैपिटल में, और गोरखास को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, कहाँ पे, अपनी आर्मी में। कॉन्सिक्वेंसेस तो यही रहे कि इसके जो टेरिटोरी लॉसेस रहे, ये नेपाल के लिए, नेपाल का साइज बहुत कम हो गया, ब्रिटिशर्स ने अपनी हेगेमनी को हिमालयन रीजन तक भी पहुंचा दिया, और नेपाल एक मिलिट्री थ्रेट की तरह अब नहीं रहा। और इसका एक और पॉइंट हमारे पास ये रहा कि जो गुरखा लेगेसी है वो हमारे पास आज भी बनी हुई है, जो उनकी फाइटिंग स्किल्स है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर इवन टुडे इन ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वॉर जो है एंग्लो बर्मीज वॉर। ये 3 कॉन्फ्लिक्ट से जो किसके बीच में, इंग्लिश और बर्मीज के बीच में लड़े गए थे। और बर्मा क्या नाम था, पुराना नाम था किसका, म्यांमार का, और ये लड़ी गई थी 1824 से 1885 तक। ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर की, तो ये लड़ी गई थी 1824 से 26 तक। कॉज क्या रहा, क्यों हुई थी पहली एंग्लो बर्मीज वॉर, बर्मीज यानी कि म्यांमार। अब क्या हो रहा था, जो बर्मा था वो असम, मणिपुर और अराकन जैसे एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं था क्योंकि ये ब्रिटिश के टेरिटरी के साथ इसका क्लैश हो रहा था। और यही रीजन था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का। और एक इंपॉर्टेंट आइलैंड जो शलपुरी आइलैंड था वो इमीडिएट ट्रिगर बना। ठीक है। अब हम कोर्स की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स को पहले तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपनी नेवी का यूज किया तो उन्होंने रंगून जैसे एरिया पे भी कैप्चर कर लिया। लेकिन ये वॉर इतनी महंगी पड़ी ब्रिटिशर्स को टेरेन की वजह से और डिजीजेस की वजह से कि उन्होंने इसका बहुत नुकसान हुआ। और फिर आती है ट्रीटी ऑफ यांडबू, ये होती है 1826 में, जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म होती है। ठीक है। बर्मा के एरिया जैसे कि अराकन, टेनिसिम, असम, कचर, मणिपुर, ये सारे एरिया जो थे ये ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिए, और इसके बदले म्यांमार को बहुत ज्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है। उनको बहुत सारी पैसे देने पड़े। आई थिंक 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देना पड़ा उनको टू ब्रिटिशर्स 4 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ वॉर इंडमेनिटी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बर्मा के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग रहा, बहुत ही बुरी डिफीट थी ये, और फाइनली जो उनका एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन था वो खत्म हो गया और किंगडम भी बहुत कमजोर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड बर्मीज वॉर से, जो 1852 में हुई थी। पहली हुई थी 1824 से 26 तक, दूसरी हो रही है हमारी 1852 में। इसमें कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं हुई थी पहली बार।
ये वॉर एंड हुई थी विद द ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन ऑफ एनेक्शन एज द बर्मिंग किंग मिंडो एंड मिन रिफ्यूज टू साइन अ ट्रीटी। इसको इन्होंने एनेक्स ही कर लिया था इसके बाद, क्योंकि उस टाइम का जो किंग था उसने बोला मैं ट्रीटी साइन नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं कॉजेज की। इसका जो मेन रीजन था वो था कि बर्मा में बहुत सारे टीक वुड थी, उसके फॉरेस्ट थे, और ट्रेड जो था जो रंगून से होता था, ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट उसमें था। यानी कि सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की वजह कमर्शियल इंटरेस्ट बना, किसका, टीक फॉरेस्ट का, और जो आपके ट्रेड रूट्स था जो रंगून से जाता था, जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे। अब बहाना ये बनाया उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनको बुरी तरीके से उनसे व्यवहार हो रहा है, जो कि सच नहीं था। उनका मेन रीजन ये था कि कमर्शियल इंटरेस्ट, उनको उस सब पे कब्जा करना था, उनके प्रॉफिट्स पे। अब कोर्स ये रहा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रंगून पे हमला कर दिया और सबसे पहले जो एंटायर प्रोविंस ऑफ पेगू है, जो लोअर बर्मा, उसको कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर जो थे उनके पास सुपीरियर नेवी थी, पहले ही 26 में उनको हराकर इनके पास वैसे ही कमजोर कर दिया था इस किंगडम को। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं हुई, और जो बर्मीज वॉर के बाद, सेकेंड बर्मीज वॉर के बाद इसको कैप्चर ही कर लिया, एनेक्स ही कर लिया। सिग्निफिकेंस ये बात करें कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और जो कोस्ट लाइन थी बर्मा की, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। ठीक है, ये हो रही है हमारी सेकेंड बर्मीज वॉर 52 में, पहली हुई थी 24 से 26। अब बात होगी हमारे पास थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की, जो 1885 में लड़ी गई। पहली बर्मीज वॉर हमारी 1824 से 26 तक, दूसरी 1852 में, तीसरी 1885 में। रीजन क्या रहा इसका? रीजन तो इसका यही था कि ग्रोइंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन बर्मा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है, जो वहां का किंग है, जो थीबो है, उसमें उनके बीच में और फ्रेंच के बीच में काफी जो है वो बॉन्डिंग हो रही है। और एक डिस्प्यूट भी चल रहा था, जो ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्री थी बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और उन्होंने बोला क्योंकि ये रीजन है तो हम इन्वेड कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया और सिर्फ 2 ही वीक्स में उन्होंने मांडले, जो उसकी कैपिटल थी, उसको कैप्चर कर लिया। जो किंग थे वो थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। बर्मा जो है उसको फॉर्मली एनेक्स 1886 में किया, और जो सारी कंट्री है उसका जो कब्जा है वो ब्रिटिशर्स की तरफ आ गया, और कोबांग डायनेस्टी जो वहां पे थी उसको डिसॉल्व कर दिया। सिग्निफिकेंस इसका ये रहा कि जो बर्मीज है उनकी सारी इंडिपेंडेंस चली गई, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिशर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी, पूरे एरिया को गुरेला वॉरफेयर लड़ना पड़ा, ताकि पूरी कंट्री को अपने कब्जे में किया जा सके। अब बात होगी एंग्लो अफगान वॉर्स की। जो एंग्लो अफगान वॉर्स थे वो सीरीज ऑफ 3 कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो 19th और 20th सेंचुरी में फॉट किए गए थे। ठीक है, इसका रीजन था टू काउंटर रशियन एक्सपेंशन एंड सिक्योर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। जो अफगान वॉर थे उसका मेन रीजन यही था कि रशिया जो था उस टाइम एक्सपैंड कर रहा था, वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था, और ब्रिटिशर्स और उनके बीच में जो है वो ठीक रिलेशन नहीं थे, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अपने जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसको सिक्योर कर सके। अब हम बात करेंगे अपनी पहली एंग्लो अफगान वॉर, जो 39 से 42, 1839 से 42 तक फॉट की गई थी। क्या रीजन रहा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का? द ग्रेट गेम। ये रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में एक राइवलरी चल रही थी, और जो अफगान थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अफगानों ने ब्रिटिशर्स से मदद मांगी कि आप जो है हमें मदद कीजिए पेशावर जो सिक्स के पास है उसे लेने के लिए, रंजीत सिंह से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनका साथ नहीं दिया। फिर क्या किया, जो अफगान का रूलर था दोस्त मोहम्मद, वो किसकी तरफ मुड़ गया, रशिया की तरफ मुड़ गया वो। अब ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वो रशिया के कंट्रोल में आ जाए, या रशिया का इन्फ्लुएंस आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाह सूजा, जो वहां पे एक और कैंडिडेट था फॉर द थ्रोन, उसे थ्रोन पे बिठाने की कोशिश की, ताकि वो अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया को सिक्योर कर सके। अब अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें, तो पहले तो ब्रिटिशर्स आराम से जीत गए अफगानिस्तान से, और उन्होंने काबुल को भी कैप्चर कर लिया, शाह सूजा को भी रूलर बना दिया, और अपने जो लोग हैं वो भी वहां पे बिठा दिए। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि काबुल में क्या हो गया, वहां बगावत हो गई, और जितने भी लोग थे वहां उन सबको मार दिया ब्रिटिशर्स के, चाहे वो उनके जो आर्मी के लोग थे या फिर उनके जितने भी लोग थे वो सबको मार दिया। आउटकम ये रहा कि अफगानिस्तान फिर दोस्त मोहम्मद के अंदर आ गया और उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, और ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग रहा। और
अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का निक नेम भी दिया गया इसके बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड अफगान वॉर पे, जो 1878 से 1800 तक लड़ी गई। रिन्यूड फियर ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस का रिन्यूड फियर की फिर कहीं ये ज्यादा कब्जा ना कर ले या इनका इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। अफगान रूलर शेर अली खान एक्सेप्टेड अ रशियन एनवॉय बट रिफ्यूज्ड अ ब्रिटिश वन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वहां का रूलर था उस टाइम पे शेर अली, उसने रशियन जो एनवॉय थी उसे तो आने दिया, लेकिन उसने ब्रिटिशर्स को बोला नहीं तुम नहीं आ सकते। अब अगर हम कोर्ट्स की बात करें, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, शेर अली खान को उन्होंने डिफीट कर दिया, उसकी फोर्सेस को। लेकिन जो उसका बेटा था, कौन, याकूब खान, उसने ट्रीटी ऑफ गंधमक साइन किया जो 1879 में हुई थी। ठीक है, उसमें उस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि अफगान जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो ब्रिटिश हैंडल करेगा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंट भी अलाउ किया काबुल में, लेकिन वो रेजिडेंट एक और अपराइजिंग में मार दिया गया। ठीक है, और उसके बाद एक और ब्रीफ कैंपेन हुआ ब्रिटिशर्स का। अगर हम आउटकम की बात करें तो ट्रीटी ऑफ गंधमक ने ब्रिटिश को कंट्रोल दे दिया अफगान की फॉरेन पॉलिसी का। एक नया रूलर जिसका नाम था अब्दुल रहमान खान, उसको नया रूलर बनाया गया और उसने रिकॉग्नाइज किया ब्रिटिश की अथॉरिटी किस पे, एक्सटर्नल अफेयर्स पे। लेकिन उसने बोला एक्सटर्नल अफेयर्स अगर ब्रिटिशर्स संभाल लेंगे तो आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे हमारे इंटरनल ऑटोनॉमी में। ठीक है, और फिर एस्टैब्लिश होती है डुरैंड लाइन, कहाँ से, 1893 में। ठीक है, ये बॉर्डर है, अभी भी बॉर्डर है अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे फिर डुरैंड लाइन का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की, जो 1990 में फॉर्म हुई। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, जो नया अफगान अमीर था जो था अमनुल्लाह खान, उसने ब्रिटिश वॉर एक्सॉशन, उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो थक गए होंगे वॉर करते करते, तो अब ही टाइम है हम अफगानिस्तान को फुल सॉवरेन कर देते हैं, आजाद कर देते हैं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा ब्रिटिशर्स का। ये जो, अब हम अगर वॉर की बात करें तो ये एक पहला वॉर था जिसमें ब्रिटिशर्स ने एयर पावर का इस्तेमाल किया। इसने बॉम्ब किया एरिया को, काबुल के एरिया को, इसने बहुत ज्यादा उस पर बॉम्बिंग की। आउटकम रहा इसका ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। जो एंग्लो अफगान वॉर है थर्ड 1990 में हुआ था, उसमें जो ट्रीटी हुई उसका नाम था रावलपिंडी 1990 में, और इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स और ब्रिटिश सब्सिडीज और इन्फ्लुएंस को कम किया। और अफगान जो है इस वॉर को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, जो हुई थी 1843 में। इसका रिजल्ट ये रहा कि इसने जो तलपुर अमीर्स थे उनके रेन को खत्म कर दिया, और ये कैरी हुआ था अंडर गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड एलनबर्ग, और कमांड थी इसकी सर चार्ल्स नेपियर्स के हाथ में। ठीक है, ये इसका मोटिव क्या था, ये स्ट्रेटजी और कमर्शियल इंटरेस्ट से ड्राइव था ब्रिटिशर्स की। ठीक है, कब हुई थी, 1843 में एनेक्सेशन। हम बात करते हैं कि सिंध इंपॉर्टेंट क्यों था ब्रिटिशर्स के लिए। सबसे पहले तो ये बफर जोन क्रिएट कर रहा था किसके बीच में, रशिया के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और ये बफर जोन बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता था ब्रिटिशर्स की रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पे पड़े। और दूसरी चीज, जो इंडस रिवर पे इनकी लोकेशन थी वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तलपुर अमीर की अगर हम बात करें तो ये वहां के रूलर्स थे पहले, जब ब्रिटिशर्स ने उसको अनेक्स नहीं किया था उससे पहले, और एक इटर्नल फ्रेंडशिप की ट्रीटी भी साइन की थी इनके साथ ब्रिटिशर्स ने। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। वॉर के दौरान अमीर जो थे, वहां के जो तलपुर अमीर थे, उनके साथ एक सब्सिडरी ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स ने, और उन्हें बोला था कि आप अलाउ करो हमें ट्रेड लाइन से पास करने के लिए सिंध के विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो भी थोड़ी डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान से तो ये हार के आ गए थे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजन रहे कि जो सिंध है उसको कब्जे में ले लिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली, कैसे उन्होंने जो आपका ये सिंध है उसे अपने तरफ कर लिया, कैसे उसे एनेक्स कर लिया। जो गवर्नर जनरल थे एलम्बर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्ल्स नेपियर को बोला कि आप सिंध जाओ और प्रोवोक करो अमीर्स को, ताकि वो हमारे से झगड़ा करे, कॉन्फ्रंट्रेशन करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करो ताकि हम लोग सिंध को अपने कब्जे में ले सके। अब नेपियर ने क्या किया, नेपियर ने बोला कि अमीर जो है वो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं और वो ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं, तो ताकि वो जस्टिफाई कर सके जो उनका मिलिट्री कैंपेन है उसके लिए।
ठीक है। फिर होती है हमारे पास बैटल ऑफ मियामी, जो नेपियर ने सिर्फ 28 सोल्जर्स ने, जो बलूची फोर्स थे जो 22,000 थे, उन्हें हरा दिया, क्योंकि नेपियर के पास ज्यादा अच्छे वेपन्स थे, उनकी फोर्सेस ज्यादा वेल ट्रेन्ड थी। उसके बाद होती है बैटल ऑफ डुबो। इसने क्या किया, इसने पूरा कंट्रोल दे दिया ब्रिटिशर्स को ओवर सिंध, और 1843 में फॉर्मल इनेक्सेशन हो गया। लॉर्ड एलन बोर अप्रूव्ड द एनेक्सेशन, उन्होंने अप्रूव कर दिया एनेक्सेशन, विच वाज फेमसली रिपोर्टेड बाय नेपियर। नेपियर ने उसको वन वर्ड में किया था, पिकावी, जिसका लैटिन में मतलब है आई हैव सिंड, और एक तरीके का मजाक था ये कि मैंने सिंध को कैप्चर कर लिया, मतलब एक डिफरेंट, जिसका मतलब कुछ और होता है और आप बोलते कुछ हो, कि अब हमने सिंध पे कब्जा कर लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इसके, कि जो तलपुर रूल था वो खत्म हो गया, अमीर्स का रूल खत्म हो गया, और वहां पे ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एस्टैब्लिश हो गई। इसने कंसोलिडेट कर दिया ब्रिटिश का रूल, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया वो अब सिक्योर हो गया, और जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी सिंध की वो अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई। क्योंकि एक एक क्रिटिसिज्म भी है इसके लिए, क्योंकि उस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बहाने बनाए, बहुत सारे गलत बहाने बनाए, इमोरल बहाने बनाए, ताकि वो इन लोगों के साथ जंग कर सके और ब्रिटिश को और जो सिंध है उसको एनेक्स कर सके। इसने बहुत सारा रिजेंटमेंट क्रिएट किया जो वहां के लोकल थे, जैसे कि सिंधी और बलोच, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोकल कस्टम्स का रिगार्ड तो करते नहीं थे, उनकी इज्जत तो करते नहीं थे। अब हम चलते हैं एंग्लो सिक्स वॉर की तरफ। जो एंग्लो सिख वॉर थी, ये कॉन्फ्लिक्ट थे सिख्स और अंग्रेजों के बीच में, जो मिड 19th सेंचुरी में हुए थे, और इसमें एंड में क्या हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पहले चलते हैं हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की तरफ, जो लड़ी गई थी 1848 से 1849 तक। ठीक है, 1848 से 1849 तक, डेट्स को तो आप याद रख ही रहे होंगे। तो क्या क्या वजह रहे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की? सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब राजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होगी, तो सिख जो है वो बहुत ही अनस्टेबल हो गए, क्योंकि पावर स्ट्रगल होने लगा, पावर स्ट्रगल लोगों के बीच में, और जो उनके सक्सेसर्स भी थे वो भी बहुत ज्यादा वीक थे, वो भी बहुत ज्यादा, महाराजा रंजीत सिंह ने जो एम्पायर खड़ा किया था उसको संभाल नहीं पाए, और इससे क्या, वो ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग इन पे कब्जा कर सकते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि वो प्रवोक करे किसी तरीके से सिख्स को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके बॉर्डर पे सस्पिशन और टेंशन क्रिएट किया बाय बिल्डिंग मिलिट्री बिल्डअप। अब सिख अग्रेशन, सिख्स ने क्या किया, अब वो मजबूर हो गए, उन्होंने सतलुज रिवर को क्रॉस कर दिया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो रंजीत सिंह ने साइन की थी, उसके मुताबिक जो सिख्स थे वो सतलुज रिवर के साउथ में नहीं आ सकते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने प्रवोक किया, उनको मिलिट्री बिल्डअप किया, तो सिख्स ने उसे पार कर लिया, और ये एक हॉस्टाइल लाइट की तरह देखा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उन्हें मौका मिल गया अटैक करने का। अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें, तो जो सिख्स थे वो ब्रिटिशर्स से आउट नंबर थे, लेकिन जो सिख आर्मी थी उन्होंने बहुत सारी डिफीट मिली उनको, क्योंकि जो दो कमांडर थे लाल सिंह और तेज सिंह है, उन्होंने उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ठीक है, और इसकी वजह से सिख आर्मी हार गई। की बैटल्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास मुदकी, फिरोज शाह और सबराउं, जो एक लास्ट बैटल थी, डिसाइसिव बैटल थी। इसके बाद आती है हमारे पास दो ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो 1846 में साइन की थी, और ट्रीटी ऑफ भैरोवल जो 1846 में बनाई गई थी। अगर हम ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें, तो जो जलंधर डोब का एरिया था, यानी कि सतलुज और ब्यास रिवर के बीच का जो एरिया था, वो उनको देना पड़ा ब्रिटिशर्स को, और दूसरा साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी देने पड़े। जो सिख आर्मी नंबर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस करने को बोल दिया गया, और एक रेजिडेंट जिसका नाम था हेनरी लॉरेन, उनको लाहौर में बिठाया गया। तो ऑलमोस्ट जो है पंजाब वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ही बन गया। इसके बाद एक और ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ बेरोवाल 1846 में। इन्होंने क्या किया, क्योंकि सिक्स अनरेस्ट तो कंटिन्यू ही रह रहा था, ये झगड़ा भी हो रहा था, वॉर भी हो रही थी, तो एक टाइप की रीजेंसी फॉर्म की गई, और उसको हेड कर रहे थे हेनरी लॉरेंस। और दूसरी चीज इसमें ये हुई कि जो महारानी जिंदन कौर थी, जो रेजेंट थी महाराजा दिलीप सिंह की, जो ये सबसे छोटी रानी थी रंजीत सिंह की, इनको पावर से रिमूव कर दिया गया। इसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि लड़ी गई थी 1848 से 1849 के बीच में। ठीक है, इसकी वजह क्या थी?
सबसे पहले तो हुआ सिख रिजेंटमेंट, क्योंकि ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज बहुत सारी साइन की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो उनको फोर्स कर रहे थे और बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे पॉलिटिक्स में। तो इससे क्या हुआ, जो सिख सरदार और सोल्जर थे उन्हें बहुत एंगरी, दे गॉट एंग्री, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा बात मुल्तान रिवोल्ट था। जो मुल्तान का गवर्नर था, उसने, जो मुलराज, गवर्नर मुलराज जो थे गवर्नर मुल्तान के, उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। और तीसरी बात थी ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या चाहते थे, एक स्टाउट एक्सपेंशनिस्ट थे। वो चाहते थे कि वो सब कुछ कब्जे में ले आए और पंजाब को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे वो। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना। अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें, अ टफ वॉर इंश्योर्ड मार्क्ड बाय हार्ड फॉट बैटल। बहुत सारी जंगें लड़ी गई, जिसमें एक बैटल थी चिलियान वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जिसने ब्रिटिश विक्ट्री को डिसाइड किया वो थी बैटल ऑफ गुजरात। ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान लड़ी गई थी 1848 में 1849 तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि आउटकम क्या रहा इस चीज का। ब्रिटिशर्स ने पंजाब को 1849 तक ऑफिशियली एनेक्स कर लिया। जो राजा थे महाराज दिलीप सिंह, उन्होंने उनको गद्दी से उतार दिया और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। और जो फेमस कोहिनूर डायमंड है, जो उस टाइम पे सिक्स के पास था, उसको उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास ले लिया, अपने अंडर ले लिया। एक गवर्नर जो पंजाब के हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया गया, जिसको हेड कर रहे थे सर जॉन लॉरेंस। अब अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो इस वॉर ने डाउनफॉल हो गया सिख एम्पायर का। सिख एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जो कि एक लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट किंगडम उस टाइम बचा हुआ था इंडिया में। पंजाब को ब्रिटिशर्स ने नेक्स कर दिया, और सारा जो ब्रिटिश इंडिया था, अफगानिस्तान के फ्रंटियर तक, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज किया ब्रेवरी ऑफ सिख सोल्जर्स और उन्हें रिक्रूट भी किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ठीक है। ये जो एनेक्सेशन था, इट वाज अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री, क्योंकि इसने ऐड किया एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एंड रिसोर्स रिच रीजन को एम्पायर में। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी रही, दूसरा ये रिसोर्स रिच भी था। तो इसको ऐड किया इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम आपके लिए ऐसे ही सेशन और लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।